हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, आपका पेपर नंबर 3 इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर, जो आपका एग्ज़ाम आने वाला है। ठीक, तो मैं आपको देखो 2014 से लेकर के 2019 तक जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट वाले में, ठीक है। सेमीकंडक्टर के लिए हम अलग वीडियो डिस्कस करेंगे, उसमें सेमीकंडक्टर से वैसे भी ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं है, उसमें हम अलग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक सर्किट पर बात करने वाले हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में जितने भी न्यूमेरिकल पूछे गए उनको फटाफट मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सबको ही। और देखो, सबसे पहले मैं आपको कुछ लोग कह रहे थे कि सेमी कंडक्टर में इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है। तो देखो, मैंने आपको जब सबसे पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो बनाया था पेपर नंबर 3 पर, तब मैंने आपसे कहा था कि अगर आप इसका इलेक्ट्रिकल वाले जो इलेक्ट्रिक वाले जो टॉपिक हैं इन सब को तैयार करते हो तो आपका बस एक क्वेश्चन तैयार करना है आपको सेमी कंडक्टर की तरफ से, ठीक है। तो अगर आपको एक क्वेश्चन तैयार करना है तो आप फुल वेव रेक्टिफायर और हाफ वेव रेक्टिफायर, अगर इसको तैयार कर लो, इन दोनों टॉपिक से पक्का एक क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना आप, हाफ वेव और फुल वेव, ठीक है। और पीएन जंक्शन डायोड पढ़ लो, जो आपका एक्सपेरिमेंट भी था, आपने थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा होगा, तो वहाँ से पढ़ लो। पीएन जंक्शन डायोड से वो कुछ पूछ लेगा कि करस्टेट इक्वेशन, ये सारी चीज़ें, और फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लो। बस उन दो टॉपिक को आप पढ़ के जाओ, आपका पूरा पेपर हो जाएगा, ठीक। तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अब बात करते हैं सीधा न्यूमेरिकल 2014 में जो न्यूमेरिकल पूछा गया था वो हम बात करते हैं सीधा, ठीक है। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आपका एग्ज़ाम भी है, तो फटाफट हम बात करते हैं। ये देखो, आपका पहला न्यूमेरिकल है, ठीक, आपको दिख रहा होगा। ये आपका कौन सा, थर्ड का भी, ठीक। तो ये क्वेश्चन में कह रहा है आपका कि ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ, इसका आपको देखो ये कह रहा है कि हमारा एक कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो सीरीज में कनेक्टेड है, एल और आर के साथ सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। जहाँ पर उसने हमको इंडक्टेंस की वैल्यू दे दी है 1 हेनरी और रेजिस्टेंस दे दिया था ना, तो वो कह रहा है कि टाइम कांस्टेंट कैलकुलेट करो और ट्रांजिएंट करंट को, जो जहाँ टाइम कांस्टेंट है ना उसी पर, टाइम कांस्टेंट पर ट्रांजिएंट करंट कितना होगा, ये हमको यहाँ से करना है। तो देखो, आपने पढ़ा होगा यूनिट सेकंड जो है उसमें आपने क्लियरली पढ़े होंगे ये सारी चीज़ें, तो उसमें गिवन क्या है पहले वो लिख लो, ठीक है। तो देखो, अगर आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन तो कैसे करना है वहाँ पर, तो गिवन दैट, जो आपको गिवन है वो आपको लिख देना है पहले। क्या आपको गिवन कर दिया उसने हमको दिया पोटेंशियल डिफरेंस, तो मैं बी से लिख देता हूँ, डायरेक्ट वोल्टेज लिख देता हूँ या पोटेंशियल डिफरेंस, चलो पोटेंशियल डिफरेंस पी डी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है आपका 10 वोल्ट, और आपका ये इंडक्टेंस आपको सब लिखना है, ये इंडक्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीज़ें, तो मैं सिर्फ ओनली सिंबल यूज़ कर रहा हूँ। तो इंडक्टेंस कितना दिया आपका 1 हेनरी, ठीक है, और आपका रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम। ये अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन इसने पूछा है कि टाइम कांस्टेंट बता दो, कैलकुलेट टाइम कांस्टेंट। आपको पता है ये कौन सा सर्किट है, मुझे पहले ये बताओ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा ये एल आर सर्किट है, इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस है। अब एल आर सर्किट में बताओ टाइम कांस्टेंट क्या होता है, आप जानते होंगे कि वी नो दैट, हम जानते हैं इन एल आर सर्किट जो हमारा टाइम कांस्टेंट होता है, आपका टाइम कांस्टेंट, ठीक है, तो क्या होता है एल अपॉन आर होता है। बस सीधा हम जानते हैं, बताओ, सिंपल, बहुत आसान पूछा है। टी टो इक्वल टू एल अपॉन आर होता है, ये टाइम कांस्टेंट होता है आपका टाउ, ठीक है, टाउ, या इसे रिलैक्सेशन ऑफ टाइम बोलते हैं, ठीक है, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं। तो एल दिया सीधा देखो 1, और आपका आर दिया 100, डिवाइड कर दो 0.01 सेकेंड आ जाएगा, ठीक है। तो सिंपली तो आपका ये टाउ आ गया, टाउ टाइम कांस्टेंट, ठीक है। अब सेकंड क्या पूछ रहा था वो देखो, सेकंड वो पूछ रहा था कि ट्रांजिएंट करंट एंड टाइम कांस्टेंट। अब आपको पता होगा कि जब टाइम कांस्टेंट होता है तो ट्रांजिएंट करंट का मतलब कि कितना वो मैक्सिमम करंट पहुंच चुका है टाइम कांस्टेंट के टाइम तक, तब हम जानते हैं, क्योंकि जब आप सॉल्व करके सीधा कर लाते हो तो आपको पता होगा कि वो कितना निकलता है। मैं सीधा देखो आपको वैल्यू सीधा ऐसे, जैसे अगर आपको क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसमें देखो 2 पार्ट में क्वेश्चन था, जैसे ये कैल टाइम कांस्टेंट और ट्रांजिएंट कर दोनों निकालना था। अगर मान लो एक ही पूछता तो आपको वो जो मैं डायरेक्ट रिलेशन लिखने वाला हूँ जो निकल के आता है, टी इक्वल टू आपका जो टी इक्वल टू पर जो आई होती है, ट्रांजिएंट करंट जो होता है वो होता है आपका 0.632 आई नोट, ये होता है, ठीक है। जब टी इक्वल टू टाइम कांस्टेंट पर जब हमारा टाइम कांस्टेंट के बराबर हो तब ये आता है ट्रांजिएंट करंट, ये वो जो पूछ रहा है, ठीक। अब जब आपको ये क्वेश्चन पूछे तो आपको डायरेक्ट ये यूज नहीं करना है, थोड़ा इसको प्रूव करके लाना है कैसे ये आता है वो, ठीक है। अगर एक चीज़ पूछता हो तो कैसे आपको पता होगा कि आई टी इक्वल टू जो होता है वो आपका आई नॉट
1 माइनस e की पावर माइनस टी अपॉन टो, ये होता है ना, ठीक है। टी इजकल टू हो गया, इसका टो इजकल टू एल अपॉन आर हो गया। तो यहाँ से आप सॉल्व करके लाते हो तब ये जाके ये आ जाता है, ठीक है। अगर कैसे आता है ये आपको नोट्स में देखने को, वहाँ से आप देख लेना, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा टाइम वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। आप समझ सकते हैं आपको भी टाइम की कम है आपके पास इस टाइम, ठीक। तो सिंपल मैं लिख देता हूँ, एट टाइम कांस्टेंट पर जो हमारा ट्रांजिएंट करंट होगा वो क्या होगा, ट्रांजिएंट करंट आई टी क्या होगा, टी नॉट 0.632 आई नॉट, ये आता है आपका सॉल्व होने के बाद। अब आप जानते हो ओम्स लॉ क्या कहता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर, ये आई नॉट है, इसका मतलब वी। अब आई नॉट क्या होता है, ये पीक वैल्यू ऑफ इसकी, ठीक है, पीक वैल्यू होती है ये हमारी करंट की, ये पीक वोल्टेज वैल्यू होती है, ठीक। तो आई टी इजकल टू 0.632 वी नॉट अपॉन आर, ठीक है। अब वैल्यू रख दो आप, वैल्यू रखोगे आप 0.632 इंटू वी नॉट कितना है, अच्छा हमारे पास वी नॉट नहीं है, ठीक है। तो देखो अगर वी उसने दिया तो था, हाँ ये दिया ना, ये पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट, तो कितना है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 100, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो, इससे ये कैंसिल, तो 0.10 का डिवाइड करोगे तो ये 0.632 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। तो वी नॉट दिया था उसने, पोटेंशियल डिफरेंस आपका इतना, आर इतना है, ठीक है। तो यहाँ से आपका ये ट्रांजिएंट करंट आ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल थे न्यूमेरिकल, सिंपल ही पूछा जाता है, आपको टेंशन नहीं लेना कि एग्ज़ाम आ गया तो इतना, ठीक है। डोंट टू बी ज़्यादा ही आपको वो थोड़ा कूल रहना है, ठीक। चलते हैं, अब देखो इसी में पूछा गया कोई न्यूमेरिकल है क्या अदर, ठीक। तो देखो अभी सेमीकंडक्टर वाला मैं आपको करवा दूंगा, ये न्यूमेरिकल जिसमें जो पूछे गए हैं, ठीक है। एक न्यूमेरिकल था इसमें इधर से, ठीक। अब चलते हैं 15 की तरफ। तो देखो 15 में आपका न्यूमेरिकल पूछा गया है, ठीक। पहला जो न्यूमेरिकल ये देख लो आप, ठीक है। तो फर्स्ट ये न्यूमेरिकल है आपका, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या कह रहा है वो हमसे कि ये हाँ इसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है किसमें, टी नेटवर्क में। तो पाई नेटवर्क हमको दिया, देखो पाई नेटवर्क दिया है, इसको हमको टी नेटवर्क में कन्वर्ट करना है। अब देखो सिंपल हम कर सकते हैं क्या, अब आपको पता है कि पाई नेटवर्क में जो वैल्यू देते हैं हम, जो दिया होता है वैल्यू, ये द्वार 15 है, किसकी वैल्यू वो हमारे पास उसमें गिवन रहती है, ZA ZB और ZC, इन्हीं इम्पीडेंस की वैल्यू हमारे पास दी होती है, ZA ZB ZC। तो इसने हमको ZA ZB ZC दे दिया है। अब ये कह रहा है टी नेटवर्क में हमको इसको चेंज करना है। तो पहले आप समझ लो कि पाई नेटवर्क के, ये मान लो पाई नेटवर्क के इम्पीडेंस हैं, इनको आपको जब भी आपको पाई से टी में जाना पड़े तो आपको Z1 Z2 Z3 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जब अगर मान लो उल्टा हो कि टी से आपको पाई में जाना पड़े, मान लो टी से पाई में जाना पड़े आपको, तो इनको आपको ZA ZB ZC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जब आपको देखो ZA ZB ZC से इसमें आना हो Z1 Z2 Z3, तो Z1 आपको निकलना आना चाहिए कि Z1 Z2 Z3 कैसे आते हैं। तो सिंपल देखो आपको ये प्रूव करके नहीं दिखाना है उसको कि कैसे ये आते हैं, प्रूविंग के लिए वो अलग से पूछेगा। अगर पूछता है कि स्टेट थेवियन थ्योरम और वो सॉरी स्टेट अगर मान लो स्टेट एंड प्रूव T2 पाई और वो सारी चीज़ें वो पूछता है, तब आपको प्रूव करके दिखाना पर, लेकिन न्यूमेरिकल में हम सीधा रिजल्ट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर आपको Z1 निकालना पड़े तो आप ZA इंटू ZB अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, ठीक है, ये होता है आपका। जैसे आपको Z2 निकालना पड़े तो ZB इंटू ZC अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये ठीक है। Z3 आपको दिख रहा है क्या, नहीं दिखा, देखो ये ठीक है, ये Z1 ये Z1 Z2। जैसे अगर आपको Z3 निकालना पड़ता है तो होता है ZC इंटू ZA अपॉन ZA प्लस ZB प्लस ZC, ये ठीक है। तो ये हमको निकालने पड़ते हैं। तो ये आप समझ गए ना, जब आपको पाई से टी में जाना पड़े तो जेड, ये सिंपल देखो ZA ZB ZC वो देगा, वैल्यू रख दो, ये आ जाएंगे, बस इसको टी में कन्वर्ट करके लिख दो। जब आपको टी दिया हो Z1 Z2 Z3 और ये निकालना हो तो क्वेश्चन आएगा आगे, मैं बता दूंगा कैसे, ठीक है, फॉर्मूला साहब। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जो भी न्यूमेरिकल अब तक जो पूछे गए हैं टी और पाई नेटवर्क पर, तो वो क्या करता है कि ZA ZB ZC तीनों की वैल्यू सेम ही देता है। अगर वो टी की वैल्यू देगा तब भी Z1 Z2 Z3 सेम देगा, ये निकलवाएगा, ठीक है। या वो पाई से टी में करवाएगा तब भी इन सब की वैल्यू सेम ही देगा। इसका मतलब सेम देने से हमको ये फ़ायदा होता है कि जो भी ZA ZB ZC होगा ना, ये सेम है तो इसका मतलब ये भी सेम होगा। तो इनमें से आप किसी एक की वैल्यू निकाल लो, तीनों की वैल्यू सेम ही होगी, ये है, ठीक है। तो इसने हमको क्या दिया था आपका, इसने देखो ये आपका दिया 36, ये 36, ये
ठीक है 36, तीनों की वैल्यू जेड ए जेड बी जेड सी, ये तीनों सेम है ना, तो जेड ए इजकल टू जेड बी इजकल टू जेड सी, यह लिख देना गिवन दैट। तो ये कितना दिया आपका 36R दिया है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करना है हमको, वही टी नेटवर्क में कनेक्ट करने के लिए Z1 इजकल टू Z2 इजकल टू Z3, ये लिख दूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं होगी ना, तीनों सेम ही हैं। सेम ही क्यों रहेंगे, देखो ये तीनों सेम हैं, तो अगर ये तीनों सेम है तो आप भी सोच के देखो, ये जेड भी जेड ए हो जाएगा, ये जेड भी जेड ए हो जाएगा, जेड ए जेड ये जेड सी भी जेड ए हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आप जेड बी के जेड ए रख दो, जेड सी जेड ए कर दो, ऐसे कर दो, तो तीनों वैल्यू एकदम सेम ही हो जाएंगी। अगर ये तीनों सब सेम है तो इसका मतलब ये भी सेम होंगे, ठीक है। कॉमन सेंस से हम समझ सकते हैं ये चीज़। तो किसी एक को निकाल लेंगे, इजिकल टू क्या हो जाएगा जेड ए इंटू जेड बी अपॉन जेड ए प्लस जेड बी प्लस जेड सी हो गया। अब देखो 36 इंटू 36 अपॉन 36 प्लस 36 प्लस 36, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा आपका आर स्क्वायर, क्योंकि आर इंटू आर होगा, यहाँ से आर आएगा, ठीक है। आर 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 कॉमन निकाल दिया, आर से आर कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 मिनट में कैलकुलेट करके सीधा लिख देता हूँ, ठीक। तो देखो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इतना आ जाएगा 1296, इन तीनों को ऐड करोगे तो ये 108 आ जाएगा। अब आप इसमें डिवाइड करो इसका, तो ये लॉग में 12 इंटू यहाँ तो 12 आ जाएगा ये, और आर ये यहाँ से बचा था तो 12R आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी Z1 Z2 Z3 की वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है कि ये Z1 Z2 Z3 आ तो गया आपको, पर आपको सर्किट बना के उसको आंसर दिखाना है। कैसे, देखो सिंपली आप सर्किट तो बनाना जानते होंगे, ठीक है। तो टी नेटवर्क का सर्किट हमको वहाँ पर बना के दिखाना है। तो मान लो ये PQR, ये Z1 कितना आया आपका 12R, Z2 कितना आया है 12R, Z3 12R, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखते हैं इसमें कोई और न्यूमेरिकल पूछा गया था क्या। हाँ, तो एक और न्यूमेरिकल देखो इसमें पूछा गया है आपका, ठीक। तो देखो इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि एक मान लो 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, वही आपको वोल्टेज दिया है, इज कनेक्टेड टू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ CR। यानी वहाँ पर देखो 2014 में आपको क्या दिया था, LR सर्किट, यहाँ पर क्या दिया CR सर्किट। तो CR सर्किट दिया है, यहाँ पर वो आपको मैक्सिमम चार्ज ऑफ कैपेसिटर की मैक्सिमम चार्ज हमसे पूछ रहा है कि मैक्सिमम चार्ज उसका निकालना है और टाइम कॉन्स्टेंट निकालना है। टाइम कॉन्स्टेंट तो ये चीज़ है, तो इस केस में CR सर्किट के केस में टाइम कॉन्स्टेंट क्या होता है, कमेंट कर दो वीडियो के नीचे, ठीक है। टाउ इजकल टू CR, ठीक है, RC बोलते हो या CR कुछ भी बोल दो, ठीक है। टाउ इजकल टू CR, उस केस में L/R होता है, ठीक है। LR के केस में L/R, इसके केस में CR, ठीक है। तो जो दिया है वो करते हैं 3 का A, ये आपका 15 सीधा लिख देता हूँ अब तो मैं, ठीक है। तो V0 आपका हो जाएगा 12 वोल्ट, V0 को वोल्टेज लिख देता हूँ, ठीक है। C हो आपका 2.0 माइक्रोफेरेड, और आपका R हो जाएगा 1.0 मिली ओम, ठीक है। ये हो गया आपका। अब देखो ध्यान से, पहले तो इनको देखो उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं सही यूनिट में। तो 2.0 इंटू 10⁻⁶ फेरेड हो जाएगा ये आपका 1 इंटू 10⁻⁶ ओम हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो CR सर्किट है, तो CR सर्किट में ये गिवन दैट था सब, अब वी नो दैट, अब क्या जानते हैं हम वो लिख देते हैं। तो देखो टाइम क्वेश्चन तो सीधा निकल जाएगा, टाउ इजकल टू CR से, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, C भी दिया R भी दिया है, ठीक है। अब बात है मैक्सिमम चार्ज की, तो वो समझ लो आप कि मैक्सिमम चार्ज कब निकलता है, क्या कौन सी कंडीशन में हम मैक्सिमम चार्ज निकालेंगे, ठीक है। तो वो आपको ध्यान से देखो कि देखो जब भी आपको ऐसे मान लो मैक्सिमम चार्ज निकालना है हमको, ठीक है। तो मैक्सिमम चार्ज की कंडीशन में आपने पढ़ा होगा, अगर थ्योरी पढ़ा हो, नहीं पढ़ा तो आप देख लीजिए यहाँ पर कि Q इजकल टू आपका आता है Q0 1 - e⁻⁻t/τ, ये आता है आपका, ठीक है। टाउ यहाँ पर RC होता है, या RC लिख दो आप, ठीक है, या आप कुछ भी लिख दो एजुअल, ठीक है, क्योंकि टाउ इजकल टू होता है आपका RC। अब देखो ये मैक्सिमम चार्ज की बात करता है। मैक्सिमम चार्ज कब बनता है, मैक्सिमम चार्ज तब होता है जब हम T को इनफाइनाइट पर ले जाते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब को मैं T को इनफाइनाइट पर ले जाऊँ, इनफाइनाइट टाइम पर हम जाएंगे तो जहाँ, तो उस केस में जो हमारा Q होगा वो क्या होता है, BC होता है। आपने पढ़ा होगा Q जो होता है वो BC हो जाता है, और वही मैक्सिमम होता है। क्या बोला मैंने, T जब इनफाइनाइट होता है तो Q की वैल्यू कितनी हो जाती है, BC हो जाती है, जो मैक्सिमम होती है। तो इसका मतलब जो Q मैक्स होगा वो क्या होगा आपका BC होगा। ये तो ये इंपॉर्टेंट है आपका
इन्फिनिट टाइम पर Q इक्वल टू वी सी, ठीक है। तो यहाँ से V कितना आपका 12 और C कितना आपका C है 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, दोनों को सॉल्व कर लो, ये 24 इंटू 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर एक पॉइंट मुझको लगाना हो तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ अभी नहीं लगाइए, एक मिनट, 2.4 इंटू 10 की पावर 10 से डिवाइड 10 से 10 की पावर माइनस 5, ठीक है। ये क्या हो गया आपका कूलम, ठीक है। ये या आप सीधा आंसर रखना चाहो ऐसे मान लो माइक्रो कूलम में, तो आप 24 रख सकते हो, ठीक है, एज और बेस। तो 2.4 मैंने किससे कर दिया आप समझ गए होंगे, 10 का मैंने डिवाइड किया, 10 का डिवाइड करने पर 2.4 बन जाएगा, ये 10 का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा इसको, क्योंकि डिवाइड करने तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -5 हो जाएगा, ठीक है। इतना छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर एज और बेस, ठीक। तो ये आप समझ गए होंगे। अब आपको क्या निकालना था, टाइम कॉन्स्टेंट। तो टाइम कॉन्स्टेंट हम जानते हैं, ये तो ईजी है बहुत। टाइम कॉन्स्टेंट क्या है, टाउ इक्वल टू सी आर, सी कितना है आपका 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, और ये कितना है आर 1 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 12 सेकेंड, ठीक है। ये आपका यहाँ से आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आपका ये हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, ठीक। अगर देखो, अगर यूनिट में कोई प्रॉब्लम हो तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि ये सेकंड यूनिट कैसे आ गया। देखो, ये आपका कैपेसिटेंस था, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी है फेरड। अब आप फेरड ध्यान समझो पहले, और ये क्या आपका ओम है, ठीक है। सेकंड लाना है हमको, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट टाइम है, सेकंड ही आएगा। तो आपने पढ़ा होगा ओम्स लॉ से, आर इक्वल टू क्या होता है वी अपॉन आई, वी की यूनिट वोल्टेज, ठीक है, करंट की एम्पियर, ये आगे वोल्टेज इंटू एम्पियर। अब देखो कैपेसिटेंस की निकालना जरूरी है, तो सी इक्वल टू क्यू आई वी आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, ठीक है, 12th में पढ़ा होगा, सी इक्वल टू क्यू आई वी। अगर यहाँ से अगर आप वी निकालोगे तो क्यू बाई सी हो जाएगा, सॉरी बात एक ही है, सी की ही निकालनी ना, तो हमको वी में क्यों, तो सी इक्वल टू क्यू आई वी हो गया। क्यू इक्वल टू क्या होता है आपका आई टी होता है, आई टी का मतलब एम्पियर इंटू सेकेंड, ये हो गया आपका एम्पियर इंटू सेकेंड, ठीक है। और नीचे क्या था वो वी, तो वी का यूनिट कितना वोल्टेज, तो वोल्टेज से वोल्टेज कैंसिल, एम्पियर से एम्पियर कितना बचा सेकेंड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं, हाँ 2016, ठीक है। तो 2016 को आगे, तो देखो 2016 में पहला क्वेश्चन है आपका, देखो ये टी नेटवर्क का है आपका, ये टी नेटवर्क हैज़ द इम्पिडेंस Z1 Z2 Z3, ये इतना ओम्स लॉ कैलकुलेट द इम्पिडेंस ऑफ एन इक्विवेलेंट पाई नेटवर्क। तो देखो Z1 Z2 Z3 ये आपका देखो ये कौन सा है 16 है, 16 में भी पूछा है और 19 में भी पूछा है ये, और 22-23 में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं इसको कवर हम लास्ट में कर लेंगे इसको, ठीक है, इसको कवर कर लेंगे लास्ट में। और वैसे भी मैं इसको वैसे करवा चुका हूँ वीडियो में, एक में मैंने बनाया था पर, लेकिन कोई नहीं मैं दोबारा करवा दूंगा, पर एक साथ कवर कर लेंगे क्योंकि आपको तो सब कवर हो जाएगा। देखो सेम यही क्वेश्चन पूछा है, कोई चेंज नहीं करता, वो 75 यही लिखता है, ये 75 प्लस ये 30, ये क्या बस क्या है, ये कॉम्प्लेक्स है, जे ऑपरेटर है। तो मैं कवर करा दूंगा आपको, ठीक है, अभी थोड़ी देर बाद। पहले इनको कवर कर लेते हैं क्योंकि ये 3 बार पूछा गया तो एक साथ ले लेंगे, ठीक। तो देखो स्टेट थेवियन थ्योरम, तो अब इस टाइप से आपको देखो, या तो स्टेट थेवियन थ्योरम अगर प्रूफ पूछ लेता ना इस थेवियन थ्योरम का, तो वो ये न्यूमेरिकल नहीं देता। अगर इसका मतलब उसने न्यूमेरिकल दिया ना, तो ये क्वेश्चन भी थेवियन थ्योरम पर भी है। और स्टेटमेंट अगर इसका ऐसे मान लो स्टेट नॉर्टन थ्योरम होता, तो जो न्यूमेरिकल देगा ना वो नॉर्टन थ्योरम पर देगा, ठीक है। स्टेट मान लो जो भी थ्योरम देगा वो उसी पर बेस्ड आपका न्यूमेरिकल होता है। तो थेवियन थ्योरम का स्टेटमेंट देना है और इसको प्रूव करके दिखाना आपको, ठीक है। तो यूज इट टू कैलकुलेट द करंट थ्रू द इतना ये कह रहा है कि इससे कितना करंट हमसे पास हो रहा है, इसका मतलब वो हमसे आई पूछना चाह रहा है, ठीक है। आई हमको बताना है कि इस जो भी आर में आपको दिख रही है, ये जो सर्किट दिख रहा है आपको, इससे पास कितना करंट पास हो रहा है, ये हमको उसको बताना है, ठीक है। तो पहले आप देखो थेवियन थ्योरम को मैं अच्छे से आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि आपने देखो सिंपली अगर पढ़ा होगा थेवियन थ्योरम, तो आपने वहाँ पर पढ़ा था कि थेवियन थ्योरम क्या कहता है कि कोई मान लो लीनियर सर्किट है, और लीनियर सर्किट के अंदर मान लो कोई भी वोल्टेज, करंट, ठीक है, इम्पिडेंस हुआ, इंडक्टेंस हुआ, ठीक है, ये सारे अगर मान लो हमारे पास मान लो सर्किट में लगे हुए हैं, तो हमें क्या करना है कि जब हम उसको थेवियन सर्किट में चेंज करते हैं, तो थेवियन थ्योरम के अकॉर्डिंग कि जो भी हमारा जो भी मान लो जितने भी रेजिस्टेंस लगे होंगे ना उस सर्किट में, वो सारे रेजिस्टेंस का
RTH का मतलब उन सभी का रिजल्टेंट थेवियन रेजिस्टेंस, ठीक है। RTH यानी रेजिस्टेंस होगा जो थेवियन इक्विवेलेंट या जितने भी सभी रेजिस्टेंसों का इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस वो आएगा उसी को हम बोलते हैं RTH, ठीक है। वो RTH वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा, ये हम थेवियन थ्योरम कहती है, सीरीज के साथ कनेक्टेड होगा। और नहीं मैं आपको अभी कराता हूँ क्वेश्चन, उसी से रिलेटेड आप समझ जाओगे, ठीक। तो इसको पहले देखो, इसका हम जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया है वो देख लो आप पहले, 2 का B। ये आपका यहाँ पर दिया है, ठीक। 250 ओम, ये आपका 75 ओम, 150 ओम, 150 ओम, 4 वोल्ट। अब देखो आपको एक चीज़ समझना है कि जिससे वो रिजल्ट पूछता है कि मान लो जो भी आर्म जो दी है ना, ये आर्म जो है आपकी, कि इसमें से कितना करंट पास हो रहा है, तो वो क्या होती है उसकी जो आपका जो ये रेजिस्टेंस होता है इसको हम लोड रेजिस्टेंस बोलते हैं, RL। ध्यान रखना वो वैल्यू RL की होती है, ठीक है। तो जो ये जो इससे पूछ रहा है ना कि इससे कितना करंट यहाँ से पास हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या आपका RL है, ठीक है। तो सबसे पहले थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो RL होता है उसको वहाँ से हम हटा देते हैं, ठीक है, रिमूव कर देते हैं स्टेप 1 में। तो स्टेप 1 में क्या करना होगा आपको, स्टेप 1 में आप रिमूव कर दोगे कि रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस RL, रिमूविंग द लोड रेजिस्टेंस RL, ठीक है। और फिर हम उसको रिमूव करने के बाद क्या वो बनेगा वो हम यहाँ पर कर देते हैं कि रीड्रॉ द सर्किट। तो सर्किट जब आप देखो ड्रॉ करोगे तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको यहीं पर बता देता हूँ। दोबारा अगर बार बार बनाऊंगा तो आपको थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो ऐसे मान लो इसको हम रिमूव कर देंगे, ठीक है, इसको ऐसे मान लो हटा देंगे हम। तो यहाँ से ऐसे मान लो इसको A और यहाँ इस पॉइंट को B मान लूँगा। अब ये है नहीं मान लो, ठीक है, ये हमने रिमूव कर दिया स्टेप फर्स्ट में। फिर स्टेप सेकंड में हम क्या करते हैं कि स्टेप सेकंड में हम क्या निकालते हैं, फिर हम फाइंड थेवियन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको बोलते हैं RTH शॉर्ट में। RTH का मतलब थेवियन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ता है हमको, जो वोल्टेज सोर्स है ना, वोल्टेज सोर्स को हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। शॉर्ट सर्किट का मतलब अगर इसको आप शॉर्ट कर दोगे, यानी इसको इससे जो आपको ये सर्किट दिख रहा है आपको, इस सर्किट से अगर इसको शॉर्ट कर दोगे, हटा दोगे, तो इसका मतलब वोल्टेज जीरो ही समझ लो, उसका उसमें कोई काम ही नहीं रहेगा। इसका मतलब शॉर्ट सर्किट का मतलब वोल्टेज सोर्स जो है उसको जीरो कर लेंगे हम, ठीक है। शॉर्ट सर्किट करते हैं। और जो हमारा अगर मान लो करंट सोर्स भी अगर दिया है, इसमें जो दिया नहीं है, अगर करंट सोर्स देता उसको भी हम ओपन सर्किट कर देते हैं। ओपन सर्किट का मतलब वो भी जीरो हो गया, जब ओपन सर्किट हो गया तो वो करंट पास ही नहीं होने देगा, ठीक। तो वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट किया जाता है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट किया जाता है। ओपन सर्किट ये शॉर्ट सर्किट। अब जब ऐसा करते हैं तो क्या होगा, देखो ये भी हट जाएगा फिर यहाँ से ये सब, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपका बचेगा, ये बना लेता हूँ एक छोटे से डायग्राम में, ये इस टाइप से, ठीक है। ये B, ये मान लो अगर दिखाना चाहो आप तो यहाँ लिख दो शॉर्ट सर्किट, ये इस तरीके से नहीं छोड़ दो, ठीक है। इस टाइप से आपका बंद बचता है स्टेप सेकंड में, ठीक है। अब मैं स्टेप थर्ड कहाँ लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, देखो स्टेप थर्ड, ठीक। अब देखो ध्यान से, स्टेप थर्ड में हमको क्या करना पड़ता है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से हम RTH निकाल लेंगे। अब RTH कैसे निकालेंगे, देखो अब हम देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं किस सीरीज में लगे हुए हैं, किस कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, सॉरी सीरीज नहीं कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आप कुछ नहीं करना, आपको यहाँ से करंट पास करके देख लो। अगर करंट यहाँ से अगर देखो, यहाँ से करंट आपका I बन जाएगा इधर, यहाँ से I2। अगर करंट डिवाइड होता है तो हम समझ जाते हैं कि वो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों रेजिस्टेंस पैरेलल में लगे हुए हैं, क्योंकि करंट यहाँ से क्या हो गया, डिवाइड हो गया, I1 में जाएगा, इधर I2 जाएगा। इसका मतलब ये दोनों पैरेलल में होंगे, इनको पैरेलल में ऐड कर देंगे, यहाँ से आपका R डैश आ जाएगा, कुछ भी मानो जो भी। और ये आपका ये रेजिस्टेंस है पहले से, इन दोनों का जो आएगा रिजल्ट, उस दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट कर देंगे, वहाँ से हमारा RTH आ जाएगा, ठीक है। तो हमको RTH मिल गया, RL मिल गया, और हमको फिर भी VTH निकालना पड़ता है। फिर VTH के लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखो VTH के लिए कुछ नहीं करना होता, बस हमको इन दोनों जो भी हमने RL को हटाया था ना जिस 2 पॉइंट, इन 2 पॉइंट के बीच में हमको यहाँ से वोल्टेज, कितना वोल्टेज पास हो रहा है ये हमको निकालना होता है,
ठीक है। तो बस इन दो पॉइंट के बीच में कितना वोल्टेज पास हो रहा है वो हमको निकालते हैं, तो वही आपका VTH होता है। तो VTH RTH ये सारी वैल्यू आ जाती हैं, उसके बाद हम निकाल लेते हैं कि आई कितना होगा। ठीक है, इतना रहता है बस सिंपल। तो मैं अब क्वेश्चन सॉल्व करूँगा, उसमें मैं स्टेप साथ साथ लिखता रहूँगा, आपको क्लियर रहेगा। ठीक, तो ध्यान से। ठीक है, तो वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है पर लेकिन आपको सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा। ठीक, तो देखो ध्यान से, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट करते हैं। ठीक है, तो ये देखा आपको, ठीक है। तो स्टेप वन में क्या कर देंगे हम, रिमूव। एक बार अगर आपको क्लियर हो गया, अगर स्टेप का आएगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, रिमूव द लोड रेजिस्टेंस RL एंड रीड्रॉ का मतलब हम दोबारा सर्किट को फिर बनाते हैं, कैसे बनेगा। तो क्या हो जाएगा आपका ये 150 ओम, $75 ये। तो इसका मतलब ये पॉइंट A मान लिया, ये मैंने B मान लिया। ठीक है, तो लोड रेजिस्टेंस हमने हटा दिया ये। तो RL कितना है आपका कितना है ये 250 ओम। ठीक है, अब देखो स्टेप फर्स्ट हो गया आपका। स्टेप सेकंड में हमको क्या करना है, फाइंड थेवियन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RTH। नंबर 1 क्या करना पड़ता है इसमें, वोल्टेज सोर्स को हम क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, थोड़ा लिख लेना आप। सेकंड में क्या करते हैं, अगर मान लो हमारा करंट सोर्स होता तो उसको हम ओपन सर्किट कर देते। ठीक है, तो इसके बाद क्या आपका डायग्राम बन जाएगा ये इस तरीके से, ये B। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम में कर दोगे तो और अच्छा ही है ना, अगर सब स्टेप आप दिखा दोगे तो। ठीक, ये हो जाएगा आपका सिंपली। तो यहाँ से अब आपको देखो यहाँ से क्या निकालना, RTH निकालना है। तो RTH के लिए मैंने आपको बताया था ये दोनों पैरेलल में हैं और ये दोनों इसके फिर जो भी रिजल्ट आएगा ये सीरियल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो इन दोनों का जब आप पैरेलल निकालोगे तो आप देखो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये R1 मान लो इसको, तो ये आ जाएगा 150 × 150 अपॉन 150 + 150, ये हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 225 और 00। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 300, ये 0 से 0 कैंसिल, इसके डायरेक्ट करोगे 7 टाइम फिर 75 ओम आ जाएगा आपका ये R1, इन दोनों का रिजल्टेंट। अब 75 + 75 कितना हो जाएगा आपका, ये 75 + 75 हो जाएगा आपका 150। ठीक है, तो हमारा RTH कितना आ जाएगा 150 ओम। ठीक है, तो ये RTH निकालते हैं हम सेकंड स्टेप में, याद रखो। ठीक है, सेकंड। अब देखो स्टेप नंबर थर्ड में हमको क्या कर निकालना है, अब आपको निकालना है VTH। ठीक है, तो फाइंड थेविनियन इक्विवेलेंट वोल्टेज VTH। देखो ध्यान से, सॉरी कितना था ये 75, ये 150, ये भी 150, ये B। ठीक है, ये हो गया आपका 13 वोल्ट ±। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है पहले, क्योंकि देखो मुझको थेवेनिन वोल्टेज निकालना था, मुझे पता है कि इससे निकालना है। अब देखो आपको पढ़ा होगा कि जो पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि ये और ये दोनों पैरेलल में ही तो होंगे ना, जब आप सर्किट को यहाँ से कनेक्ट करोगे तो ये दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। पैरेलल में होने का मतलब दोनों में वोल्टेज सेम होगा। अगर मान लो इससे में वोल्टेज जितना पास हो रहा उतना इससे वोल्टेज पास होगा, इसका मतलब इसका जो वोल्टेज है इसका वोल्टेज सेम होगा। अब अगर मैं इसका वोल्टेज निकाल लूँ, इस वाले आर्म से कितना वोल्टेज पास हो रहा है, इसका मतलब वो VTH के ही बराबर होगा। तो हमारा मेन क्या हो गया यहाँ पर कि हम इससे निकाल लेते हैं कि इससे कितना वोल्टेज पास हो रहा है। और वोल्टेज के लिए पहले करंट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो V = IR होगा, क्योंकि देखो R तो हमको पता है कि R कितना है, इसमें 150 है।
ठीक है। यहाँ से कितना रेजिस्टेंस है, आर है, इस आर में बस आई निकालना है हमको कि इसमें से करंट कितना पास हो रहा है, ठीक है। करंट निकल आएगा तो फिर यहाँ से हम VTH सीधा निकाल सकते हैं। अब करंट के लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो इसमें अगर मान लूँ मैं कि देखो प्लस है ये माइनस है, इसका मतलब करंट इस तरीके से जाएगी और माइनस में एंट्री करेगी, इसी तरीके से होगा ना। तो यहाँ से मान लो इसमें I1 करंट फ्लो कर रही है, तो अगर आप इस लूप बनाना चाहोगे तो ये I1 लूप इस तरीके से बनेगा कि करंट इस तरीके से पास हो रही है, ठीक है। तो अब देखो बाई KVL, अब आपने KVL पढ़ा हो, किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कहता है कि जो भी पूरा लूप है उसमें जितनी भी टोटल वोल्टेज है, अब देखो कोई किसी का अलग होता है करने का तरीका के, ठीक है, वो किसी का अलग होता है। तो मैं सिंपली आपको बताता हूँ कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ में आप क्या करो, टोटल वोल्टेज को जीरो के इक्वल कर दो, यानी जितना भी वोल्टेज है टोटल वोल्टेज हम जीरो के इक्वल लेकर चलेंगे, ठीक है। तो अब कैसे लेते हैं, अब देखो जो भी रेजिस्टेंस है, अगर मान लो रेजिस्टेंस, अगर आप जैसे करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो और जैसे आप इधर चल रहे हो, आपकी डायरेक्शन इधर है और करंट की भी डायरेक्शन इधर है, तो इसका मतलब जितने भी रेजिस्टेंस होंगे वो हम सब पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और जब हम बैटरी में अंदर एंट्री करेंगे, तो अंदर एंट्री करते टाइम अगर हम मान लो मुझको नेगेटिव टर्मिनल मिलता है, तो जो वोल्टेज की वैल्यू है वो नेगेटिव ली जाएगी, ध्यान से, ठीक है। अगर मान लो मैंने एंट्री किया, अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है तो ये वैल्यू पॉजिटिव लेते हैं हम, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन में ही हम चल रहे हैं तो इसका मतलब सारी रेजिस्टेंस की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते चलेंगे, ठीक है। तो इसका वोल्टेज निकाल लो, वोल्टेज क्या होगा, V/IR होता है, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस कितना है 150, करंट कितनी फ्लो हो रही है I1, कैसा लूँ, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, क्योंकि वही डायरेक्शन सेम करंट की तरह है और मैं भी इसी तरीके से देखो लूप में लिया है मैंने, तो मैं ऐसे ही चल रहा हूँ। तो 150 I1 प्लस 150 I1, तो आप देखो इसी रूल से कर लेना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, जितने भी पूछेंगे ना, बस इतना ही क्या, अगर कोई KVL नहीं जानता तो इतना समझ लो जो मैं बता रहा हूँ अभी, इतना बस, ठीक है। ऐसे बनाना, I1 लेना और इसी तरीके से करना जो भी बोला है मैंने, ठीक है। अब देखो ये नेगेटिव टर्मिनल है, इसका मतलब नेगेटिव है तो ये नेगेटिव ली जाएगी वैल्यू, इक्वल टू 0 के बराबर कर दो, बस इतना करना है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, ये 30 I1 इक्वल टू, इसको 30 इधर भेज दो, सॉरी इसमें 30 नहीं था ना, 4 वोल्ट था, मैं तभी तो कह रहा हूँ, फिर तो बहुत इजी हो जाता है 4, तो ये कितना 4, तो I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/30 यानी 2/150, और अब भी कैंसिल हो सकता है 1/75 एम्पियर, ठीक है। ये आ गया आपका I1, ओके। तो I1 की वैल्यू इतनी आ गई, यानी इसका मतलब इसमें से करंट कितना पास हो रहा है 1/75 एम्पियर, ठीक है। अब मुझको VTH निकालना है, इसका मतलब इससे कितना वोल्टेज पास हो रहा है और वो सेम ही होगा, तो इसका मतलब VTH अगर मैं निकालूंगा तो VTH आगे लिखना है इसका, ठीक है। VTH क्या होता है I1 × R हो जाएगा, I1 कितना है 1/75, R कितना है 150, ये इससे कैंसिल होगा तो 2 वोल्टेज यहाँ से हमको VTH मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो VTH मिल गया, RTH मिल गया, बस निकालते हैं अब इससे कितना करंट पास हो रहा है यहाँ से, ये तो वो पूछ रहा था ना कि इस आर्म से कितना करंट पास हो रहा है, ठीक है। तो देखो ध्यान से सिंपली, हाँ इसको निकालने के लिए क्या है, अब तो बस अब यहाँ पर हम अब आप देखो, अगर वो पूछता कि ड्रॉ करो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट, आपको ड्रॉ करने की अगर वो बोले तो आप ड्रॉ कर देना इस तरीके से, कुछ नहीं करना होता, जो भी मान लो RTH आया ना उसको आपको वोल्टेज के साथ सीरीज में कनेक्ट करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से जैसे मान लो ये यहाँ पर आपका VTH है, VTH की वैल्यू रख दो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ इसी के पैरेलल में इसको सीरीज में इसके साथ कनेक्ट कर दो, बस ये आपका RL हो गया यहाँ पर, ये इस तरीके से, ये VTH, ये RTH, ये RL, तो जो भी वैल्यू है वो रख देना, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये आपका ये सर्किट बन जाएगा, ठीक है। तो यहीं से हम I निकालेंगे तो I क्या हो जाएगा आपका V/R होता है हम स्लो से, V कितना है यहाँ पर VTH, और रेजिस्टेंस कितना देखो दोनों सीरीज में, तो इसका मतलब RTH प्लस RL हो जाएगा, ठीक है। तो VTH कितना है आपका, VTH की वैल्यू कितनी थी 1 नहीं थी, देखो VTH की वैल्यू कितनी थी 2 वोल्ट, एक मिनट, ठीक। तो VTH की वैल्यू 2 वोल्टेज थी, RTH 150, 150 प्लस RL कितना है 250, ठीक है। सॉल्व कर लो, RL तो बताइए आपको ये था 250, ठीक। तो 2 ये कितना हो जाएगा, ये इससे कैंसिल 1/200। अब देखो आप इसको सॉल्व कर लेना, कितना आता है ये 0.05 आई थिंक इतना आएगा, तो वो आप आंसर लिख देना, ठीक है, एम्पियर में। आप डिवाइड करके देख लेना कितना आता है ये तो सिंपली
1/2 इंटू 10⁻² कर लो, इसमें डिवाइड करोगे ये 0.5 इंटू 10⁻², पॉइंट हटाओगे ये 0 10⁻³ या 5 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, ठीक है, एम्पियर। तो ये आपका यहाँ पर करंट आ जाएगा, ठीक। तो आई थिंक आपको देखो इस तरीके से करना, थेवेनिन का कोई भी क्वेश्चन आए इस तरीके से लगाते जाओगे आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं रहेगी आपको, ठीक। तो अब चलते हैं 17, एक क्वेश्चन ही बचा है, वो मुझे याद है, मैं करवा दूंगा अभी, रुको। देखो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो, 4 का बी, ठीक है। देखो 4 का भी कह रहा है कि किसी ट्रांसफार्मर में देखो वोल्टेज एम्पियर है, ये आपको दिख रहा है ना, ये VA यानी वोल्टेज एम्पियर। अब आपको ध्यान से समझना है, इसी से पता करना है कि ये किसकी वैल्यू दी है। वोल्टेज एम्पियर क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, पावर की, क्योंकि पावर हम जानते हैं P=VI होता है, V वोल्टेज, I करंट एम्पियर में, तो वोल्टेज इंटू एम्पियर क्या हो जाएगा, पावर। P कितना दिया उसने 50 के फॉर, ये 100 के लिए साइन दिया था ना, 2K का मतलब 2005 के अंदर 5000 हो जाएगा, तो वोल्टेज इंटू एम्पियर P दिया उसने। और वो क्या कह रहा है देखो, हाँ वो कह रहा है कि प्राइमरी वोल्टेज इतना है आपका। तो देखो आपको प्राइमरी वोल्टेज हमको V1 कितना दिया इसने, ये इतना वोल्टेज, ठीक है, वोल्ट दिया इतना, ठीक है, V1। सेकेंडरी वोल्टेज V2 मान लूँ, कितना दिया 256 V दिया वोल्ट। और देखो है सेकेंडरी टर्न कितने हैं, जिसको हम N2 से दिखाते हैं, प्राइमरी को N1 से, तो N2 कितना हो जाएगा आपका 32। आपको निकालना क्या है, N1 पूछ रहा है ये पहले, तो कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न N1, और ये पूछ रहा है कि सेकेंडरी करंट, अच्छा I1 एंड I2 और पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो हम सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि जो V1/V2 जो होता है वो आपका N1/N2 के इक्वल होता है, ये वी नो दैट, हम जानते हैं, ठीक है। तो V1 की वैल्यू कितनी है आपकी, ये 6600/256 निकालना ही है, N2 कितना आपका 32, इससे इसको कर दो, कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, हाँ 8 टाइम, ठीक है। और हाँ ठीक, 8 से अब इसको काट दो, ये कितना हो जाएगा 8, ठीक है, N1 आ जाएगा आपका 825, यानी 825 टर्न्स होंगे N1 में, ठीक है। तो ये सिंपली आप सॉल्व करके निकाल सकते हो, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। अब देखो पावर है, इसका भी यूज़ कर लेते हैं कि जो हमारा ट्रांसफार्मर है उसने पावर दी है, कितनी पावर है 50K। तो यहाँ से हम आपका करंट निकाल सकते हैं I1, फिर हम क्या कर सकते हैं कि अब देखो दोनों केस में जब आप I1 और I2 होगा जो मान लो, ठीक है, दोनों केस में पावर तो सेम ही रहेगी, ट्रांसफार्मर की पावर तो चेंज नहीं होगी ना, पावर तो सेम रहेगी उसकी। इसका मतलब P1 कर देंगे, वहाँ से I2 आ जाएगा। और पहले हम क्या करते हैं कि वी नो दैट, अगेन हम क्या जानते हैं कि P=VI होता है, तो पहले हम V1 और I1 के लिए काम कर लेते हैं। तो P1 मान लो V1 I1 हो गया, तो ये कितना है आपका 50K, V1 कितना है आपका, ये I1 कितना है आपका, ये निकालना ही है, तो I1 कितना हो जाएगा, ये 50, 1 2 3 50,000 6600, इसको इससे कैंसिल कर दो। अब 6600 का आप इसमें अब डिवाइड करके देखो कितना आता है, ठीक है। तो मैं अभी डिवाइड करके डायरेक्ट सीधा लिख देता हूँ कितना आता है। तो इसका डिवाइड करने के बाद आया इतना एम्पियर, ठीक है, 7.57 एम्पियर, ठीक है। अब एंड हम जानते हैं कि P1 P2 होगा, क्योंकि भाई पावर तो नहीं बदलेगी ना, ठीक, आपने पढ़ा होगा ये चीज़। तो V1 I1 V2 I2 होगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप I2 निकालोगे तो क्या हो जाएगा V1 I1/V2, ये हो जाएगा, ठीक, P1 P2 के बराबर होगा, ठीक। तो इसका मतलब V1 I1 V2 I2 के बराबर होगी। यहाँ से I2 निकालोगे तो इसमें डिवाइड कर दोगे, V2 को इधर पहुँचा दोगे तो V1 I1 हो जाएगा। अब आप वैल्यू रख दो, V1 अब इतना है आपका 6600 इंटू I1 कितना आया 7.57 और V2 कितना आया आपका 256, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लो, तो मैं सॉल्व करके सीधा लिख देता हूँ, ठीक है, आप सॉल्व कर लेना इसको, ठीक है। सॉल्व करना सिंपली है कि पॉइंट हटाओगे 00 से 0 कैंसिल, बस कुछ नहीं करना, इसका मल्टीप्लाई करना है आपको 757 और डिवाइड कर देना 256 से, ठीक है। तो इसका आंसर मैं अभी डायरेक्ट लिख देता हूँ, 1 मिनट। तो इसका आंसर देखो ये है 195.31 एम्पियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 4 का बी,
ठीक। अब देखो इसमें एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लेंदी है, ठीक है। अगर मैं उसको कराऊंगा तो ये वीडियो कम से कम 1 घंटे से क्रॉस कर जाएगी। इसका मतलब उसको मैं इसके लिए अलग एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको इवनिंग टाइम में आपको ये मिल जाएगी, ठीक। ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएगा, ठीक है। जो वीडियो ये मैं अपलोड करने के इसको मैं कुछ टाइम बाद ही इसको अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं कर लूँगा, ये क्वेश्चन मैं आपको करवा दूंगा ये वाला, ठीक है। तो इसमें ये क्वेश्चन है दोनों, एक तो ये फर्स्ट का सी, ये वाला पार्ट ये सी से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो ये मैं आपको करवा दूंगा अभी एक वीडियो अलग इसके लिए, ठीक। अब देखो ध्यान से 2018, ठीक है। इसमें देखो आपका ये है, तो ये आ गया है पाई नेटवर्क से क्या करना है, इसको टी दिया है पाई में कन्वर्ट करना है। 2016 में सेम यही था ना, ये आपका दिया था, बस क्या था वहाँ पर ये सर्किट बना के नहीं दिया था, वहाँ पर सीधा Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 आपको दे दिया था, उसकी वैल्यू ये दी थी 75 प्लस J30, उसको पाई में कन्वर्ट करवाने के लिए कह रहा था। तो तब मैं कह रहा था अभी करवाऊँगा मैं इसको, तो आई होप चलो मैं अब इसको करवा ही देता हूँ, ठीक है। तो यही सेम इसी टाइप का क्वेश्चन आपका बाई लास्ट ईयर पूछा गया था। तो जब अगर ये टी से पाई में पूछ चुका है तो कम चांसेज हैं, अब जो पूछने के चांस अगर बन सकता है तो पाई से टी में कन्वर्ट करवाने के लिए, ठीक है। पाई देगा टी में कन्वर्ट, तो सिंपल है, वो तो हम कर ही चुके हैं 2014 में जो था क्वेश्चन, ठीक। तो देखो सिंपल ये बहुत ईजी है, ये क्वेश्चन कोई ज़्यादा टफ नहीं है ना। तो क्या दिया इसने, देखो Z1 इक्वल टू Z2 इक्वल टू Z3 दिया, तीनों की वैल्यू सेम है 75 प्लस J30। अब आपको क्या निकालना है यहाँ से, देखो सिंपली अब आपको क्या करना है यहाँ से कि पाई नेटवर्क के लिए मैंने आपको बताया था ZA ZB एंड ZC, इसकी वैल्यू हमको निकालनी होती है। अब मुझको पता है Z1 Z2 Z3 है, और ये दोनों तीनों सेम है, तो इसको मैं Z के बराबर मान लूँ तो कोई दिक्कत, लेट कर लूँ तो नहीं है ना। ऐसे करोगे देखो आपको कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगी। अब ZA ZB ZC अब मुझको पता है ये अगर बराबर है, इसका मतलब ये तीनों की वैल्यू भी बराबर आनी है, आई नो, मैं ये जानता हूँ, ठीक है। इसका मतलब मैं किसी एक की वैल्यू निकाल लूँ तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू वही रहेगी। तो ZA कितना हो जाएगा आपका, अब आपको इसका पता होगा कि ZA ZB ZC, ठीक है, रिजल्ट क्या होता है। तो ZA ZB ZC का रिजल्ट आपको पता है कि देखो ZA क्या हो जाएगा आपका, ये आपको पता है Z1 Z2 Z3 और Z3 Z1 अपॉन Z2 ये, ठीक है। ZB देखो सम या अब तक जो पूछे गए उनमें सेम ही रहता है वैल्यू उनका, ठीक है। तो डिफरेंट नहीं रहता, डिफरेंट हो तो थोड़ा निकालने में टाइम लग जाएगा ना, ठीक। तो अब देखो ZB क्या होता है आपका Z1 Z2, देखो ये तो सेम ही रहेगा तीनों के केस में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रहता आपका। बस बदलता क्या है कि जब 1 हो तो 2 आएगा, तो ऐसे रखो आप 1 2 3 इस तरीके से बना लो। 1 आएगा तो 2 लिखना है, 2 आएगा तो 3 लिखना है, 3 आएगा तो 1 लिखना है। अगर 2 है तो ZB का मतलब ऐसे लिख लो 1 2 3, अब इसको लिख लो BCA, समझ रहे हो। इसका मतलब अगर इसका मतलब है आपका सॉरी ABC, अच्छा AB इस तरीके से लिख लो, ABC उल्टा लिख दो इसको। इसका मतलब चलो कैसे भी ट्रिक बना लो, ईजी है, ठीक है। लगनी पहले ट्रिक आओ, चलो कुछ नहीं है। देखो जब 1 हो तो 2 वाला लिख दो, 2 का मतलब V वाला लिख दो, ठीक है। जब 2 हो तो 3 वाला लिख दो, 3 पर C आ रहा है तो C वाला लिख दो, ऐसे इस तरीके से कहना चाह रहा हूँ मैं, ठीक है। कुछ भी है कैसे समझ लो आप। Z3 आ जाएगा, और जब आप ZC वाला लिखोगे तो ये ऊपर रहेगा, नीचे आपका क्या आ जाएगा Z1 आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये है, तो कुछ नहीं करना। देखो सिंपली आपको ये मैं ZA निकाल देता हूँ, इसका मतलब ZB ZC सेम ही होगा, तो निकालने की जरूरत नहीं है उनको। तो Z1 Z2 Z3 Z के इक्वल मान लिया, तो Z इंटू Z Z स्क्वायर, Z इंटू Z ये Z स्क्वायर, ये भी Z स्क्वायर हो जाएगा, Z2 भी Z मान लिया, ये हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, तीनों ऐड होकर 3Z स्क्वायर अपन Z से एक Z कैंसिल, कितना आ जाएगा 3Z, कितना आ जाएगा 3Z। अब Z की वैल्यू क्या है, ये है, तो 3 इंटू 75 प्लस J30। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लो इसमें अंदर, ये आपका आंसर आ जाएगा ZA, ठीक है। तो ZA इतना आ जाएगा आपका, इसमें मल्टीप्लाई कर लो अंदर, ठीक है, मल्टीप्लाई करके लिखना। तो ये आपका आ गया ZA, ठीक है। जब अभी ZA आ गया तो ZB भी इतना होगा, ZC भी इतना होगा, तो आपको सर्किट बना के उसको दिखाना है, ठीक है। तो आप सर्किट अब इसका बनाना जानते ही हो। ये PQRS, अब तो आप लिख ही दोगे ZA ZB ZC, आई होप आप लिख दोगे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, तो इजी है ना।
कि सब मैंने आपको अब क्लियर हो गया होगा भाई। तो ये क्वेश्चन देख लो, 16, 18 और 19 में भी आपको देखो दिखेगा ये, ठीक है। तो क्वेश्चन चेंज नहीं हो रहा, देख लो नंबर भी नहीं चेंज कर रहे हैं ये लोग, ठीक। तो अब आपका हो जाएगा 3 का ए, क्वेश्चन नंबर 3 का ए, देखो ध्यान से। 3 का ए में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन भी आपका देखो सेम ही, अगर मैं आपको बताऊं कि ये जो पेपर है ना 2018 वाला, ये 22-23 में रिपीट हो गया था, ठीक है। 22-23 में रिपीट होने का मतलब एक चीज़ उसमें बदली थी, इसने बस मैक्सिमम पावर जो ट्रांसफार्मर थ्योरम है ना, इसके ऊपर उसने नॉर्टन थ्योरम कर दिया था, बस ये नॉर्टन थ्योरम कर दिया था। सेम ये सब सेम पूरा एकदम सेम, बस इसमें रेक्टिफायर सिलेबस में नहीं था तो ये हटा दिया था क्वेश्चन, मान लो जो सिलेबस में नहीं था वो हट गए थे, और नहीं तो सेम जो इसमें पूरे में क्वेश्चन हैं जो सिलेबस में थे वो सब आए थे, बस इसकी जगह मैक्सिमम पावर थ्योरम नॉर्टन थ्योरम, ठीक है। तो ये देखो क्वेश्चन ये बहुत इजी है, ये आपने निकाला होगा, वैसे भी बहुत इजी है ये पोटेंशियल डिफरेंस दिया आपको, ये कह रहा है कि ये इसके साथ सीरीज में कनेक्टेड है, इसका मतलब ये वही एल आर सर्किट की बात कर रहा है, एल और आर दिया है, तब कह रहा है कि कैलकुलेट द टाइम हमको कॉन्स्टेंट करना है जहाँ पर वी एल और वी आर इक्वल हो। तो देखो ये कहना चाह रहा है जब एल वी एल और वी आर इक्वल हो तो उस केस में टाइम कॉन्स्टेंट आपको निकालना है, ठीक है। टाइम कॉन्स्टेंट आपको निकालना है, टाइम कॉन्स्टेंट का मतलब टाउ, ठीक। समय की गणना करनी है हमें उस टाइम निकालना है, टाइम कितना होगा, ठीक है, जब बी एल इजकल टू बी आर हो। तो आपको पता होगा कि जब बी एल इजकल टू बी आर होता है, तो अगर आपने नोट्स पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको ये पता चला होगा कि ये एक केस भी है कि बी एल इजकल टू बी आर होता है तो जो हमारा टी होता है वो होता है 0.693 टाउ, ये डायरेक्ट होता है वैसे तो, ऐसे 0.693 टाउ होता है आपका एल अपॉन आर। यहाँ से मैं क्या करूँगा, आपका एल दिया उसने, देखो ध्यान से, एल दिया 2 मिली हेनरी, ये दिया ना 2 अपॉन आर कितना, ये 200 इंटू 0.693, इसको मैं सॉल्व करूँगा आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेकंड में, क्योंकि टाइम है, ठीक। सिंपली इतना ईजी है वैसे तो ये क्वेश्चन देख लो, जब क्योंकि बी एल इक्वल टू बी आर होता है तो उस टाइम ये सॉल्व होने के बाद आता है, पर लेकिन ये क्वेश्चन आपका 1.5 नंबर का, तो आप ऐसे इतना नहीं करोगे, आपको क्या करना है कि ये लेकर आना है कि ये सॉल्व होने के बाद कैसे आता है, ये आपको दिखाना पड़ेगा वहाँ पर, ठीक है। तो ज़्यादा भी लेंथी ना रहे और ज़्यादा छोटा भी ना देखे, इस टाइप से आपको रखना है, नंबर के अकॉर्डिंग रखना है क्वेश्चन, ठीक है। तो मैं तो आपको वैसे पूरा करवा देता हूँ कैसे क्या आता है, क्योंकि अगर थ्योरी में पूछ लेता तो आपको कर पाओ आप, ठीक है। तो देखो सिंपल कुछ नहीं होता, हम जानते हैं कि जो करंट होता है वो आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ होता है, इस केस में हम आई जो निकालते हैं यहाँ पर। तो अब इसका डिफरेंशिएट करोगे आप, डी आई अपॉन डी टी कितना हो जाएगा आपका, देखो आई नॉट सेम रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएट होगा ना तो 1 का 0, ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ का करोगे आप तो ये माइनस तो आएगा ही, ठीक है। अब ये माइनस रहेगा यहाँ से, देखो इसका 0, ये माइनस यहाँ से आएगा, और ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ का डिफरेंशिएट होगा जो ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ ही होगा। फिर आप डिफरेंशिएट करोगे इसका डिफरेंशिएट करोगे टी का टी के रेस्पेक्ट में, तो 1 हो जाएगा, -1 अपॉन टाउ बचेगा, तो -1 अपॉन टाउ बच जाएगा, -1 से प्लस हो जाएगा, ये आपका बचेगा आई नॉट अपॉन टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये आ जाएगा। अब आपको पता है क्या आई नॉट क्या होता है, वी नॉट अपॉन आर होता है ओम्स लॉ से, टाउ क्या होता है, आपका टाउ होता है एल अपॉन आर होता है, जब रखोगे एल अपॉन आर ऊपर पहुंच जाएगा इंटू ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ हो जाएगा, आर से आर कैंसिल, ये बचेगा बी नॉट अपॉन एल ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये आ गया आपका डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू। अब आपको पता होगा इसी, क्योंकि ये एल आर सर्किट है ना, तो एल आर सर्किट में आपने बी एल निकाला होगा, वोल्टेज इंडक्टेंस के केस में क्या होता है एल डी आई अपॉन डी टी, ये होता है ना, तो एल डी आई अपॉन डी टी एल इंटू डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू रख देते हैं वी नॉट अपॉन एल डी ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, एल से एल कैंसिल, ये आपका आ जाता है वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये वी एल, ठीक है। ये अब आपको यहाँ पर कितना करना है आपको, यहाँ पर ये बस इतना यहाँ से स्टार्टिंग करना है, वी नो दैट इंडक्टेंस इन केस ऑफ वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टेंस, वोल्टेज इन केस ऑफ इंडक्टेंस क्या होगा, दैट इज वी एल इजकल टू वी नॉट ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ये इतना, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, इसी से यहाँ से अगर मुझको बी सी निकालना है, सॉरी वी सी क्यों, वी आर, तो वी आर क्या होगा आपका आई अपॉन आर ही होगा ना, ठीक है। तो आई की वैल्यू कितनी है आपकी आई नॉट अपॉन आर 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ, ओके, आई की वैल्यू तो यही है ना,
तो आई नॉट अपन आर क्या हो जाएगा आपका वी नॉट, तो वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपन टाउ हो जाएगा। तो ये बी आर आ गया। ठीक है, इतना तो करना है, यहाँ से स्टार्टिंग करनी है आपको जब इस टाइप का क्वेश्चन करना पड़े। तो आई की वैल्यू रखी थी बस आई नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपन टाउ, आर है आई नॉट अपन आर क्या होता है वी नॉट होता है ओम्स लॉ से, ये इतना आ जाएगा। और फ्रॉम कंडीशन, फ्रॉम गिवन कंडीशन, कंडीशन क्या दिया उसने वी एल इजकल टू वी आर दिया है, वैल्यू रख दोनों की सेम, वी नॉट कितना ई की पावर माइनस टी अपन टाउ, वी आर कितना वी नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपन टाउ, वी नॉट से वी नॉट कैंसिल हो जाएगा। देखो ई की पावर माइनस ये बचेगा, इसको इधर लेकर आऊँगा तो ये दोनों सेम है, तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू ई की पावर माइनस टी अपन टाउ इजकल टू 1। 2 को इसके डिवाइड में भेज देता हूँ, आपको नहीं दिखा क्या। देखो बी एल रख दिया, बी आर की वैल्यू रख दी, बी नॉट से बी नॉट कैंसिल होगा, तो 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपन टाउ बचेगा, इसको आप इधर लेके आओगे तो x प्लस एक्स 2x ही होता है ना, दोनों सेम है, तो ये 2 इंटू ई की पावर माइनस टी अपन टाउ हो जाएगा इजकल टू 1। इसको इधर भेज दोगे तो ई की पावर माइनस टी अपन टाउ क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, अब ई को इधर भेजोगे तो लॉग आ जाएगा, तो माइनस टी अपन टाउ इजकल टू लॉग एल एन 1/2। अब आप टाउ को इधर भेजोगे तो माइनस टी इजकल टू टाउ एल एन 1/2। ठीक है, या माइनस को भी इसके साथ भेज दो तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऊपर भेजोगे माइनस हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ से टी जो सॉल्व होने के बाद आता है वो आता है आपका यही जो मैं बता रहा था 0.693 टाउ। ठीक है, तो ये इतना 0 टी इक्वल टू 0.693 टाउ ये ऐसे आता है सॉल्व होने के बाद। तो अब यहाँ से आगे कैसे सॉल्व होगा ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, आई होप आपको पता होगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से आप वैल्यू रख दोगे, इसको आप सॉल्व कर लेना। इसका जो आंसर आपका आएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर आप सॉल्व कर लेना। ठीक है, ठीक है, आप इसको बस 2 का मल्टीप्लाई करके डिवाइड ही तो करना ही क्या है। ठीक, तो ये आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो अब चलते हैं, आपका ये था 2018, तो अब चलते हैं 19 की तरफ। अब देखो 19, ठीक है, तो 19 में आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है यही क्वेश्चन है बस। ठीक है, इसमें एक तो अच्छा ये भी न्यूमेरिकल था, तो देख लो इसमें Z1 Z2 Z3 25 चल रहा था, अब 75 था पहले, अब इसमें क्या कर दिया बस 25 कर दिया है, बस 25 इंटू 30 जी यही तो कर दिया है बस। ठीक है, यानी उसमें से 3 कॉमन निकाल दें, यहाँ 30 था यहाँ 75 था पहले वाले क्वेश्चन में, अब बस 25 प्लस 10 किया है तो बस कुछ नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग आप जेड ए जेड बी जेड सी निकालना और पाई सर्किल में बदल देना, तो सेम उसी टाइप का आई होप आप कर ही लोगे इसको। तो ठीक, कुछ नहीं, बस नंबर ही तो चेंज हुआ है 25 प्लस ये 10 जे। ठीक, तो इसको तो आप खुद ही कर ले जाओगे, बस एक क्वेश्चन बचता है वो मैं करवा देता हूँ आपको। देखो ध्यान से, देखो वो उसी पर है, स्टेट थेवियन थ्योरम ऑब्टेन इक्विवेलेंट सर्किट टू लेफ्ट ए बी इन द गिवन फिगर हैंस ऑब्टेन द आर एल व्हेन। तो आपको क्या निकालना है, ये कह रहा है कि हमको ये जो आर एल है जो हमको दिया है ना, ये आर एल की आप वैल्यू रखो और इससे कितना करंट पास हो रहा होगा, वही सेम जो याद करो सबसे पहले जो मैंने आपको करवाया था 2014 में शायद था, 14 या 15 में। ठीक है, तब किया था ना, तो ये हमसे कहना चाह रहा है कि एंस ओवर करंट हमको थ्रू जो आरएल से पास होने वाला जो करंट है वो हमको पता करना है कितना है। तो पहले आरएल जो आपको 50 है 200 है, तो ये तो बाद में काम आते हैं, आरएल की वैल्यू तो आपको पता ही है, आई इक्वल टू जब हम करते हैं BTH अपॉन RTH प्लस RL, ये करते हैं तभी तो आता है काम ना। तो पहले तो हमको BTH और RTH के लिए काम करना पड़ेगा, तो उसके लिए क्या करते हैं पहले आप समझ लो, सीधा मैं अब यहाँ पर वैल्यू निकाल दूंगा। ठीक है, तो BTH और RTH के लिए हम क्या करते हैं, पहले RTH निकालते हैं। RTH के लिए क्या करना पड़ता है हमको लोड रेजिस्टेंस को रिमूव करना पड़ता है, इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, स्टेप 1 में। स्टेप 2 में क्या करना पड़ता है हमको, इसको शॉर्ट सर्किट करना पड़ता है, हमारा जो वोल्टेज सोर्स दिया है इसको शॉर्ट सर्किट करते हैं तो ये बस रेजिस्टेंस बचता है। रेजिस्टेंस को हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को पैरेलल में ऐड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा इसका जो दोनों सीरीज में ऐड हो जाएंगे, तो यहाँ से हमको RTH मिल जाएगा। अब VTH के लिए क्या करते हैं हम, VTH के लिए हमको करना होता है सिंपली, यहाँ पर हम KVL लॉ लगाते हैं। ठीक है, KVL लॉ लगा देते हैं, KVL लॉ से I बना जाता है। हमको पता है कि पैरेलल कंडीशन में, क्योंकि इसी के अक्रॉस हमको VTH निकालना देखना है, इसका मतलब पैरेलल में दोनों का जो VTH रहता है वो सेम रहता है, वोल्टेज सेम रहता है, इसका मतलब इससे जो पास होने वाला वोल्टेज होगा वो AB से पास होने वाले वोल्टेज के इक्वल होगा। इसका मतलब हम इसके अक्रॉस निकाल लेते हैं वोल्टेज, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना आएगा, क्योंकि इसके अक्रॉस वोल्टेज होगा आपका I1 इंटू R, I1 की वैल्यू आई जाती है सॉल्व होने के बाद, R इसने दिया है 300, यहाँ से हमारा VTH आ जाता है, तो VTH हो जाता है, RTH हो जाता है, फिर यहाँ से हम I निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये रहता है प्रोसेस। तो
तो सिंपली मैं सीधा डायरेक्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। और पहले करवा चुका हूँ एकदम जैसे आपको लिखना है वो, ठीक। तो टेन वोल्ट प्लस माइनस 550 ओम, सॉरी, ठीक है। तो पहले मैं सीधा RTH निकालूंगा, तो RTH के लिए क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा, ये रिमूव हो जाएगा, बस इन दोनों को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करके देख लो R कितना आ जाएगा आपका 1/30 इंटू 30/30 प्लस 30। अगर देखो आपको पैरेलल नहीं आता तो मैं एक बार वो भी डिवाइड कर देता हूँ। 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 आपने पढ़ा होगा 9th 10th 12th। तो 1/R इक्वल टू क्या होता है आपका, एलसीएम आएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2। तो R को ऊपर ले जाओगे तो ये R1 R2 भी ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आएगा R1 प्लस R2। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कर रहा था कि R1 दिया R2 दिया है, दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, R1 प्लस R2 को ऐड कर देता हूँ। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 9 4 0 ये हो जाएगा ये, ठीक है। 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, ये 1 टाइम 5 0 150 आ जाएगा आपका R। अब इन दोनों को हम 150 और इसको किस में कनेक्ट कर दें, किसमें, सीरीज में, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा RTH कितना आ जाएगा आपका 15 ओम प्लस 50 ओम इक्वल टू 200 ओम, ये आ जाएगा ना, ठीक है। तो इसको आप देखो ऐसे मान लेना R डैश इक्वल टू ये आपका R डबल डैश मान लो R, तो यहाँ से R डैश प्लस R डबल डैश कर दिया हमने थोड़ा अच्छा करने के लिए, ठीक है, एग्जाम में लिखने के लिए ऐसा कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका RTH, ठीक। अब बात करते हैं BTH की। तो BTH के लिए क्या करना पड़ता है, हम स्टेप 3 में पहले यहाँ पर एम्पियर्स वो लगाते हैं, KVL लो, KVL, ठीक है। तो KVL से हम कैसे निकालेंगे इसको, फ्रॉम KVL। तो KVL से मैंने आपको बताया था कि टोटल वोल्टेज को हम 0 के ऊपर लेकर चलते हैं, ठीक। तो यहाँ से हमको पता है कि करंट इस तरीके से फ्लो होगा कि प्लस से जाएगा माइनस में एंट्री करेगा, तो ये I1 यहाँ से फ्लो कर रहा होगा। तो हम इसी तरीके से इस लूप को कंसीडर करने वाले हैं। इसका मतलब जो I1 की वैल्यू है वो 3, क्योंकि वोल्टेज ही तो ना, इसका वोल्टेज, इसका वोल्टेज और इसका वोल्टेज, टोटल वोल्टेज 0, इसका वोल्टेज V इक्वल टू IR, I कितना है I1 और करंट के तो सॉरी रेजिस्टेंस कितना है 300। तो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, ये 300 I1, फिर ये भी 300 I1। पॉजिटिव क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि सेम डायरेक्शन है करंट की भी और हम जो जिस तरीके से वैल्यू ले रहे हैं। अब इसमें नेगेटिव में अगर मैं एंट्री करूँगा तो इसका मतलब ये नेगेटिव लेना पड़ेगा, अगर पॉजिटिव के साथ करता तो पॉजिटिव, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आप तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 10 इधर, ये हो जाएगा 303 600 डिवाइड में भेज दोगे ये इतना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1/60 एम्पियर आ जाएगा I1, ठीक है। ये I1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से हमको VTH निकालना है। VTH के लिए क्या हो जाएगा, इससे कितना हमारा जो भी हमारा वोल्टेज एक्रॉस पास हो रहा होगा वो सेम इसी से पास होने वाले वोल्टेज के एक्रॉस के बराबर होगा। तो यही तो हम इसकी हेल्प से इसको निकाल लेते हैं। तो VTH हो जाएगा आपका I1 इंटू R। I1 कितना है आपका 1/60 इंटू ये 300, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। 1/60 हाँ 5 ओम, ठीक है। सॉरी ओम क्यों, वोल्ट आएगा ना, वोल्टेज है, वोल्टेज की यूनिट ये होगी, ठीक है। तो 5 वोल्ट आ गया यहाँ से। तो यहाँ से RTH VTH आ गया। अब देखो पहले केस के लिए, केस नंबर 1 के लिए RL कितना है आपका 50 ओम, ठीक है। तो इसके लिए आप निकाल लो कितना वोल्टेज से पास होगा। तो I इक्वल टू हो जाएगा आपका VTH, I ये लिख देता हूँ इसको, VTH अपॉन RL प्लस RTH। तो VTH कितना है आपका 5, हाँ ये कितना है 200 प्लस ये इतना हो जाएगा 5/250, इससे कैंसिल हो जाएगा 1/50। तो 1/50 इसमें डिवाइड करोगे 0.02 एम्पियर, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा। अब देखो IB निकालोगे आप। IB के लिए VTH अपॉन RL प्लस RTH। तो VTH ये हो जाएगा आपका कितना दिया है यहाँ पर, ये तो लोड रेजिस्टेंस कितना दिया है दूसरे केस के लिए 200। तो देखो ये जो वैल्यू थी ये RTH की थी, थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने, ठीक है। तो इसके में 200 कहीं ऐसा मत समझना कि मैंने RL पहले 200 यूज कर लिया है। तो इतना हो जाएगा ये 5 अपॉन ये हो जाएगा 400, इससे कैंसिल कर दो आप, ये 1 अपॉन ये हो जाएगा इतना। अब आप इसमें डिवाइड करो कितना आता है, ठीक है। आप इसमें डिवाइड करके लिख देना, ये आपका आंसर हो जाएगा,
ठीक है। तो डिवाइड कर लेना आप कैलकुलेटर जो भी कैसे भी करना चाहो, ठीक। तो आपको देख लो मैंने 2019 तक जितने भी थे सब सॉल्व करा दिए, बस एक क्वेश्चन, ठीक है, मैं उस पर अलग से आपको वीडियो अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेंगे एक अलग वीडियो में। उसके बाद मैं सेमी कंडक्टर पर भी कोशिश करूँगा कि जो भी इसमें न्यूमेरिकल जितने हैं वो भी मैं आपको सॉल्व करवा दूँ, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन बार बार दिखता है ये, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है इसमें, ज़्यादा इतने नहीं है, इतना इसमें है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर इन योर फ्रेंड सर्कल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक